Good morning, my students. Today I will explain you complexometric titrations. So, जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं, as the name itself suggests, the complexometric titrations means those titrations which involves the measurement of a complex. Means ऐसे titrations which is basically based on the formulation of a complex. This titration is known as a complexometric titrations. Complex का बनना ऐसे titrations को complexometric titrations के नाम से जानते हैं. और complex बनता कैसे है? How the complex formations takes place? तो complex forms when two things react: metal ion and ligand. Metal ion and ligand. जब मेटल आयन धात्विक आयन जब लिगेंड से रिएक्ट करते हैं, लिगेंड से जब बाइंड होते हैं, तो ये दोनों मिलकर जो चीज बनाते हैं वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स. मेटल आयंस when reacts with ligands forms a basic complex. तो here मेटल आयन क्या होता है? मेटल आयंस की खासियत क्या होती है कि दे कैन एक्सेप्ट a lone pair of electrons, means electron acceptors or also known as a Lewis acid. इसलिए मेटल आयंस को हम लुईस एसिड के नाम से भी जानते हैं. और वहीं जब लिगेंड्स की बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल आयंस कि जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स होते हैं. और इसी कारण हम लिगेंड्स को लुईस बेस के नाम से भी जानते हैं. फर्दर लिगेंड्स क्या होता है? तो दो सब्सटेंस विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स and forms a coordinated covalent bonds with the help of a metal ions. Ligands जब metal ions की मदद से वो एक coordinated covalent bonds का formation करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? Ligands. आगे बढ़े. When we move towards the types of ligands, तो basically two types of ligands होते हैं. एक monodentate ligand means एक आपका इलेक्ट्रॉन पेयर्स का ग्रुप, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का ग्रुप डोनेट होगा तो मोनोडेंटेट. और दूसरा क्या होता है? मल्टीडेंटेट लिगेंड्स. मोनोडेंटेट लिगेंड एंड मल्टीडेंटेट लिगेंड. वहीं पे जब मल्टीडेंटेट लिगेंड्स की फर्दर सब कैटेगराइज होती है इनटू बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट. बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा. तो ये सारी डेंटेट लिगेंड्स होती हैं मल्टीडेंटेट लिगेंड्स में. वहीं जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स का कॉमन एग्जांपल होता है अमोनिया. और वहीं जब बाइडेंटेट लिगेंड्स की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि CH2 और दोनों तरफ क्या है? NH2 और NH2. तो डाईएमीन और CH2 को क्या बोलते हैं? इथिलीन. तो हो गया इथिलीन डाईएमीन. दो एमीन प्रेजेंट होने के कारण इथिलीन डाईएमीन. ये क्या हो गया? बाइडेंटेट. ठीक. जब ट्राइडेंटेट में देख रहे हैं तो ट्राईएमीन. क्यों? एक NH2, एक NH, एक NH. तो कितने हो गए? कितने एमीन मॉलिक्यूल्स हो गए? 3. तो क्या हो गया? ट्राईएमीन. और यहाँ पे एक इथिलीन CH2 और यहाँ पे CH2. तो क्या हो गया? डाईइथाइलिन ट्राईएमीन. क्या हो गया? डाईइथाइलिन ट्राईएमीन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राईएमीन itself indicates an example of ट्राइडेंटेट लिगेंड्स. फर्दर जब आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, इट मींस आपका टेट्रा मींस आपका एमीन कितना होना चाहिए? 4. कितना होना चाहिए? 4. देख रहे हैं 1
2 3 4। तो 4 एमीन टेट्रा एमीन। और हम देख लें एक ये हो गया इथिलीन, एक 2 और 3, तो क्या हो गया ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन। तो दिस इज एन एग्जांपल, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। वही जब हम आगे अगर बढ़े हेक्साडेंटेट लिगेंड्स की, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे NCH2 N मींस डाइएमीन है। और आप देख रहे होंगे कि एसिटिक एसिड CH2COOS 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 CH2COOS, तो 4 एसिटिक एसिड का ग्रुप है, मींस 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और साथ में 2 एमीन ग्रुप है। किसमें है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इथिलीन। 2 एमीन है तो डाइएमीन, और 1 2 3 4 एसिटिक एसिड है, तो इसलिए इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, कभी कभी इथिलीन EDTA का फुल फॉर्म लिखा होता है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, तो उससे कोई डाउट नहीं होना है। आप H हटा दोगे और तो सभी में, तो ये टेट्रा एसीटेट हो जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो फर्दर दिस इज एन एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स वी हैव डिस्कस्ड। मोनोडेंटेट का एग्जांपल अमोनिया। और जब हम मल्टीडेंटेट की बात करते हैं तो मल्टीडेंटेट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। वहीं जब बाइडेंटेट की बात करते हैं तो डाई एथाइलिन एमीन, इथिलीन डाइएमीन। वहीं ट्राइडेंटेट की जब बात करते हैं तो ट्राइएमीन तो मींस डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। टेट्राडेंटेट की बात करते हैं तो टेट्राएमीन ट्राइइथाइलिन टेट्राएमीन। ठीक है, वहीं हेक्साडेंटेट की बात करते हैं तो एग्जांपल ऑफ EDTA। ठीक है, फर्दर जब हम आगे मूव करते हैं, when we move towards the types of complexometric titrations। ठीक है, टाइप्स ऑफ कौन सा टाइट्रेशंस? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जब हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: डायरेक्ट टाइट्रेशंस, बैक टाइट्रेशंस, रिप्लेसमेंट एंड इनडायरेक्ट। मींस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बैक और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशंस। अब फर्दर हम समझते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द डायरेक्ट टाइट्रेशंस, क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन सबसे पहली चीज, इट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। बहुत ही सिंपल, क्योंकि कोई भी काम जो हमें डायरेक्ट वे में करना है, जिसमें हमें कोई मेमोरी नहीं लगाना है, सिर्फ हमें सीधे सीधे चलते जाना है और वो काम को अंजाम देना है। सिमिलरली डायरेक्ट टाइट्रेशंस इसीलिए बोलते हैं कि डायरेक्ट टाइट्रेशंस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, simplest method to perform the complexometric titrations. So direct titrations actually में it is basically similar to an acid-based titrations technique. Acid-based titrations technique की similar है अपना direct titrations। Actually में होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि standard EDTA solutions लेते हैं और after taking standard EDTA solutions, this standard EDTA ethylene diamine tetraacetate या tetraacetic acid solutions is further added with the given samples which contains metals by using burette। burette की मदद से हम क्या कर देते हैं कि standard EDTA solutions add करते हैं to the given samples, और वो ऐसा सैंपल जिसमें कि ऑलरेडी जो सैंपल है, गिवन सैंपल है, उसमें ऑलरेडी which contains metals। तो ऐसे सैंपल में हमने स्टैंडर्ड EDTA
सॉल्यूशंस ऐड किया बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ ब्यूरेट, और कब तक ऐड किया, टिल द एंड पॉइंट इज अचीव, जब तक हमें एंड पॉइंट अचीव ना हो जाए, जब तक कलर में चेंज ना हो जाए, वैरी ना हो जाए, टिल दैट पॉइंट, टिल दैट एंड पॉइंट, till that point the process is performed. Means standard EDTA solutions added with the given solutions, जो solutions दिया गया था, added with the given solutions which contains metals by using burette, and this process is continued till the end point is achieved. जब तक एंड पॉइंट में आ जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। एग्जांपल्स के लिए यहाँ मेटल सैंपल्स जो यूज कर सकते हैं ऐसे कॉपर, बिस्मथ, जिंक, मर्करी, एल्युमिनियम, लेड, बिस्मुथ, क्रोमियम। मेटल्स सैंपल्स के रूप में जो हम यूज कर सकते हैं टू कैरी आउट डायरेक्ट टाइट्रेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड्स, तो उसके लिए कॉपर, बेरियम, जिंक, मर्करी, एल्युमिनियम, लेड, बिस्मथ, क्रोमियम और बहुत सारे हैं। आगे बढ़ेंगे तो बैक टाइट्रेशंस। व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द बैक टाइट्रेशंस, नाम से समझ में आ रहा है बैक जाना है, पीछे की ओर मुड़ना है, तो पहले आगे का रास्ता क्लियर हो, और आगे का रास्ता जब क्लियर ना हो तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स बैक। तो इसके लिए हम करते क्या है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ EDTA, एक्सेस अमाउंट EDTA जो स्टैंडर्ड EDTA का सॉल्यूशन था उसको एक्सेस अमाउंट में अत्यधिक मात्रा में लेंगे, और अत्यधिक मात्रा में लेकर के उसमें मेटल सॉल्यूशंस जिसको एग्जामिन करना है, जिसका एनालिसिस, जिसको परीक्षण करना है, उस सॉल्यूशन में हम ऐड कर देंगे EDTA स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को, और फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA इज फर्दर बैक टाइट्रेटेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड मेटल आयंस। पहले हम क्या करेंगे, EDTA के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का एक्सेस अमाउंट में लेकर के उस एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA सॉल्यूशंस को ऐड कर देंगे ऐसे मेटल के सॉल्यूशंस जिसको कि हमें टेस्ट करना है, या टेस्ट करने वाले मेटल सॉल्यूशंस में ऐड करेंगे, और ऐड करने के पश्चात जो एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA इज फर्दर बैक टाइट्रेटेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड मेटल आयंस। फर्दर जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट टाइट्रेशंस, रिप्लेसमेंट मतलब जब हम बैक टाइट्रेशन नहीं कर सकते, जब हम डायरेक्ट टाइट्रेशंस परफॉर्म करके, या फिर जब हम डायरेक्ट टाइट्रेशंस परफॉर्म करके देखा कि हमें एंड पॉइंट अचीव नहीं हो रहा है, हमें टाइट्रेशंस तो कर रहे हैं लेकिन कलर में वेरिएशन चेंज नहीं हो रहा है, एंड पॉइंट नहीं आ रहा है, तब जो हम टाइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे उस टाइट्रेशंस को कहते हैं रिप्लेसमेंट टाइट्रेशंस। रिप्लेसमेंट, ये नहीं तो कुछ रिप्लेस कर देंगे उसकी जगह। तो इसके लिए करते क्या है कि एनालाइट which contains the metal is mixed with the EDTA metal complex, EDTA के मेटल कॉम्प्लेक्स से उस एनालाइट जिसमें कि ऑलरेडी कंटेनिंग मेटल्स है उसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के पश्चात हमने देखा कि मेटल प्रेजेंट इन एनालाइट्स में जो मेटल प्रेजेंट्स है डिस्प्लेसेस अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। होता क्या है, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में रिप्लेस कर देना, इसकी जगह पे वो चिपका देना। कैसे, एनालाइट समझिएगा, एनालाइट which contains the metals is added with the metal EDTA complex, एनालाइट जिसमें ऑलरेडी मेटल्स था उस एनालाइट को मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड किया,
तो हुआ क्या कि एनालाइज जिसमें कि मेटल था, metals present in analytes, it displaces another metal with the help of metal EDTA complex. Metal present in analytes displaces another metals from metal EDTA complex. Who? तो हमने समझ लिया डायरेक्ट टाइट्रेशंस, बैक टाइट्रेशंस, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशंस. फर्दर we move towards the indirect titrations. तो इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस मींस जब सीधे तरीके से ना हो, जब पीछे की तरीके से ना हो, रिप्लेस करने के बाद भी ना हो, तब क्या करना चाहिए? इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस. इनडायरेक्ट वे से अपने काम को अंजाम देना ही. तो some anions form precipitate with metal cations. कुछ केसेस होते हैं जिसमें anions form से precipitate with the help of metal cations की मदद से precipitate बनाते हैं. और ऐसे anions, these anions do not react with EDTA. और ऐसे anions जो कि metal cations की उपस्थिति में ही precipitate बनाते हैं. और ये anions further do not have the capability to react with ethylene diamine tetraacetate या tetraacetic acids. और इसलिए ऐसे सैंपल्स को एनालाइज किया जाता है by the help of indirect titrations with the help of EDTA, ethylene diamine tetraacetate complex. ठीक है. तो इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस का कॉमन एग्जांपल होता है बेरियम आयंस कैन बी एनालाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस. फर्दर व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मेथड, क्या है, व्हाट इज द बेसिक पर्पस टू यूज complexometric titrations? To use to estimate the total amount of hardness present in water. पानी में, वाटर में हार्डनेस का कंटेंट कितना है उसको एस्टिमेट करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस यूज कर सकते हैं. टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ टोटल हार्डनेस प्रेजेंट इन वाटर. पानी में उपस्थित हार्डनेस को, कठोरता को पता करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करेंगे. किसी भी ड्रग्स में मेटल आयंस कंसंट्रेशन कितना उपस्थित है उसको पता करने के लिए भी हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस यूज कर सकते हैं. टू एनालाइज द यूरिन सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स को भी डिटरमाइन, टू एनालाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस यूज कर सकते हैं. And it is basically used in analytical chemistries to analyze the different samples. और हम देखते हैं कि आगे बढ़े तो towards complexometric indicators में, तो जैसा कि indicators itself suggest the change in colors. तो complexometric titrations are those indicators, complexometric indicators ऐसे indicators होते हैं which undergoes a definite color change in presence of specific metal ions. किसी specific metal ions के presence में, की उपस्थिति में definite color change होगा ही होगा. It's definite. तो undergoes a definite color change in presence of specific metal ions. Complexometric indicators is also known as a Priam indicators or metallochemic indicators. Basically, these complexometric indicators जो होते हैं organic molecules होते हैं, and these organic molecules are basically soluble in water. Basic examples of complexometric indicators: calcarine, curcumin, एरिक्रोम, ब्लैक टी, हेमेक्टोजाइलिन एक्सेट्रा. कैल्सेरिन, कैल्शियम से कैल्सेरिन, कर्क्यूमिन, एरिक्रोम, ब्लैक टी,
hematoxylin, etc. So these are the examples of cancellin, curcumin, helichrome, black tea, and hematoxylin, etc. These are the common examples of complexometric titrations. So today I have explained you complexometric titrations, its definitions, applications, types of ligands, and further types of complexometric titrations, direct, indirect, back, replacement titrations, and its applications, and hope you all have understood. With this, I stop today, and in the next class, I will explain you